नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ भूपेंद्र राठौर। शुरू करते हैं क्विकी ट्रिकी। लास्ट क्लास में हमने देखा था मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। आज के लेसन में हम नेक्स्ट स्टेप, हमारा मेन सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बेसिक्स की स्टडी करेंगे। अगर आपने प्रीवियस सेशन, प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किया है तो आप इस स्क्रीन में राइट टॉप में आई बटन पे क्लिक करके वो क्लास ज़रूर कीजिए ताकि आपको ये क्लास स्टडी करने में, समझने में आसानी हो। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम बेसिकली लोड पे फोकस करेंगे कि व्हाट इज लोड। इस सब्जेक्ट में लोड का क्या रोल है वो स्टडी करेंगे। लोड क्या होती है, लोड की क्लासिफिकेशन डिफरेंट वे में क्या होती है, इन सब का स्टडी करेंगे। सबसे पहले आज के क्लास में हम स्टडी करते हैं स्मॉल टॉपिक, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन एलिमेंट। किसी भी मशीन की कोई भी पार्ट की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उस पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो है हाई स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। कोई भी मैकेनिकल एलिमेंट, मशीन एलिमेंट, उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम से मैक्सिमम हाई होनी चाहिए। रिजिड ऑब्वियसली जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे उसके शेप में किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, हाई सर्विस लाइफ। जो भी मैकेनिकल या मशीन एलिमेंट आपके पास है उसकी लाइफ, सर्विसिंग लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आपके लिए बेटर है। थर्ड वन इज लेस कॉस्ट। उसकी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम हो, ऐसा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। लेस वेट, ऑब्वियसली जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट है, मशीन एलिमेंट है, उसकी वेट कम से कम होनी चाहिए। ये चार बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मैकेनिकल या मशीन एलिमेंट की। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मशीन एलिमेंट की मटेरियल की चूज की जाती है। कोई भी मशीन एलिमेंट किस मटेरियल से बनना चाहिए, किस साइज का बनना चाहिए, ये सारा चीज इन बेसिक रिक्वायरमेंट के आधार पे होता है। अलग अलग मटेरियल की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, अलग अलग मटेरियल की वेट अलग अलग होती है, अलग अलग मटेरियल की लाइफ अलग अलग होती है। बट हमें किसी भी मशीन एलिमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने समय इन चार चीजों का ध्यान जरूर देना पड़ता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाई स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। इसी के लिए ये पूरा सब्जेक्ट बना हुआ है कि जो भी मटेरियल आप किसी मशीन एलिमेंट को बनाने में लगाएंगे, हम उसके लिए बेस्ट मटेरियल चूज करेंगे और रिजिडिटी के बेस पे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे छोटा सा एग्जांपल जो कि मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बताया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट एंड डिफॉर्मेशन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन को मैंने आपको बताया था। इस क्लास में एक एग्जांपल के साथ शॉर्ट में डिस्प्लेसमेंट एंड डिफॉर्मेशन को बताते हैं। सबसे पहला वाला डायग्राम आप देख रहे होंगे, इसमें एक रेक्टेंगुलर शेप का एक मैकेनिकल एलिमेंट है जिसमें एक फोर्स या लोड P लग रहा है, वन डायरेक्शनल, ओनली वन फोर्स P। जब इस मैकेनिकल एलिमेंट में फोर्स P लगता है तब वह बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है। मीन्स उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बॉडी एक रिजिड बॉडी है। क्यों रिजिड बॉडी है? क्योंकि रिजिड बॉडी में किसी प्रकार की इंटरनल डिफॉर्मेशन नहीं होती है। नेक्स्ट आइडेंटिकल पे जाते हैं। सेम मैकेनिकल एलिमेंट है, इसमें हम दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स P लगा रहे हैं। इस
मैकेनिकल इक्विपमेंट में या मैकेनिकल एलिमेंट में या बॉडी में, जो भी आप नाम दें, इस बॉडी में आप अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स P लगा रहे हैं। ऐसा करने से इस बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाता है, और डिफॉर्मेशन होने की वजह से आप देख रहे होंगे ए बी इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। आफ्टर लोडिंग, लोड लगने की वजह से, पी लोड लगने की वजह से उसका न्यू पोजीशन ए डेस ए बी डेस हो जाती है। ये नया शेप बन गया आपका ए डेस बी डेस, लोड लगने की वजह से डिफॉर्म हो गया, फैल गया। थर्ड आइडेंटिकल देखते हैं, इसमें भी दो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एक P एंड दूसरे तरफ लग रहा है आपका 2P। बोथ फोर्स आर नॉट सेम, एक तरफ P लग रहा है, दूसरा तरफ आपका 2P लग रहा है। मीन्स इन फोर्स की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉर्मेशन तो होना ही है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट न होने के साथ साथ एक तरफ फोर्स P लग रहा है, दूसरी तरफ फोर्स 2P लग रहा है। बट हाँ, ये दोनों फोर्स इस बॉडी को फैलाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन होगा। बट फोर्स मिसमैच होने की वजह से एक तरफ P है, एक तरफ 2P है, मीन्स एक तरफ ज्यादा फोर्स है, उसकी वजह से बॉडी मूव भी करेगी किस डायरेक्शन पे, 2P के डायरेक्शन पे। इसलिए थर्ड आइडेंटिकल में आप देख रहे होंगे डिफॉर्मेशन भी हुआ और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो ये थ्री आइडेंटिकल कंपोनेंट्स है। इसका लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था, पिक्टो फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये पॉइंट रखा है। नेक्स्ट चलते हैं एजम्पशंस में। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में क्या क्या बेसिक एजम्पशंस है जो आपको रखनी है। ये बेसिक एजम्पशंस के साथ ही ये सब्जेक्ट पूरा स्टडी किया जाता है। फर्स्ट, जो भी मटेरियल किसी भी बॉडी की हम स्टडी करेंगे जिस मटेरियल से बना होगा, उसके लिए है मटेरियल इज एज्यूम्ड टू बी बोथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। किसी बॉडी की स्टडी करेंगे जिस मटेरियल से बना होगा वो होमोजीनियस होनी चाहिए और आइसोट्रोपिक होनी चाहिए। होमोजीनियस मीन्स किसी भी डायरेक्शन पे उस मटेरियल की प्रॉपर्टी इक्वल या सेम या समान होनी चाहिए। आइसोट्रोपिक मीन्स उस बॉडी के किसी भी पॉइंट पे सारे डायरेक्शन पे प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। मीन्स मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक, मतलब ये है कि उस बॉडी में किसी भी जगह आप देखें, अगर हर जगह आपको प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। अगर एक पॉइंट पे आप उसकी प्रॉपर्टी इलास्टिक, मॉडुलस इलास्टिक मान लो 10 गीगा पास्कल आप मान रहे हैं, तो दूसरे पॉइंट पे भी 10 गीगा पास्कल होगा। ऐसा नहीं है कि एक जगह 10 है दूसरी जगह 12। इसका मतलब है सेम, समान, यूनिफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ। इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हुक्स लॉ हम आगे स्टडी करेंगे। इसका ये बेसिक है, मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो करने चाहिए। इसका मतलब ये है हुक्स लॉ जो बना हुआ है वो विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मीन्स इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये पूरा सब्जेक्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था इलास्टिक डिफॉर्मेशन पे बेस्ड है। तो सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि हुक्स लॉ फॉलो करना मीन्स आपका ये सब्जेक्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन को फॉलो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोनेंट इज एज्यूम टू बी प्रिज्मेटिक। जो भी आप कंपोनेंट जिसे हम बॉडी बोलते हैं वो प्रिज्मेटिक होने चाहिए। मीन्स उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया या क्रॉस सेक्शन वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जो भी कंपोनेंट या बॉडी जिसकी स्टडी करेंगे उसकी सेल्फ वेट होगी, उससे हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट। सेल्फ वेट ऑफ कंपोनेंट्स आर नेगलेक्ट। लोड इज एज्यूम टू बी स्टैटिक। जो भी किसी भी बॉडी पे अगर कोई लोड लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो स्टैटिक होगी। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगी। डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड
सेम मीन्स चेंजेस उसमें ना, उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आएगी। जो भी लोड लग रहा है 5 लग रहा है तो 5 लगेगा, ऐसा नहीं कि अचानक से 6 लगना शुरू हो गया, नहीं, 5 तो 5। डायरेक्शन अगर उसकी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन पे लोड लग रही है तो एक्स डायरेक्शन पे ही लोड लगेगी, ऐसा नहीं कि सडनली वाई डायरेक्शन पे लोड लग जाए। क्लियर? तो ये है इसके बेसिक एजम्पशंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बेसिक एजम्पशंस। नेक्स्ट चलते हैं मेन पॉइंट जो हमारे सब्जेक्ट का सबसे बेसिक है, वो लोड। हम लोड को समझने की कोशिश करते हैं, ये लोड होता क्या है। लोड की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल फोर्स और अ कपल टू विच अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। कोई भी मैकेनिकल बॉडी या कोई भी मैकेनिकल मशीन एलिमेंट अपना वर्क कर रहा है, वर्किंग के दौरान उस पर किसी प्रकार का अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उस एक्सटर्नल फोर्स को लोड बोला जाएगा। कोई भी मैकेनिकल या मशीन एलिमेंट जिस पर उसकी वर्किंग, जब वो वर्क कर रहा है उसके दौरान किसी प्रकार का उस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, वो एक्सटर्नल फोर्स ही क्या होता है, लोड होता है। और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के लिए। तो ये लोड में आते क्या क्या है उस चीज का भी ध्यान देना है। इस डायग्राम से और अच्छे से हम इसको समझेंगे। उससे पहले बताते हैं कि लोड किस फॉर्म में हो सकता है। सपोज एक आपके पास टेबल है, टेबल में डस्टर रखा हुआ है। टेबल के लिए, टेबल का खुद का वेट है, डस्टर का खुद का वेट है, तो इस टेबल के लिए डस्टर का वेट लोड का फॉर्म करेगा, लोड माना जाएगा। वैसे ही ये टेबल आपके फ्लोर में टिका हुआ है, फ्लोर के ऊपर टेबल रखा हुआ है, मीन्स फ्लोर पर टेबल का वेट है, टेबल पर डस्टर का वेट है, तो फ्लोर पर टेबल प्लस डस्टर दोनों का वेट है। दोनों का वेट फ्लोर पे होने की वजह से डस्टर प्लस टेबल का वेट इज नथिंग बट लोड फॉर द फ्लोर। फ्लोर के लिए लोड कितना हो जाएगा, डस्टर का वेट और टेबल का वेट। उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस डायग्राम से। तो लोड किसी भी प्रकार का हो सकता है, वेट के फॉर्म में हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्म में हो सकता है, इनर्शिया फोर्स के फॉर्म में हो सकता है, गैस फोर्स के फॉर्म में हो सकता है, विंड फोर्स के फॉर्म में हो सकता है, बेल्ट के टेंशन के फॉर्म में हो सकता है, बेंडिंग कपल के फॉर्म में हो सकता है, या ट्विस्टिंग कपल के फॉर्म में हो सकता है। ये बेंडिंग कपल क्या होता है, ट्विस्टिंग कपल क्या होता है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बेसिक लोड क्या होता है इस पे हम फोकस करते हैं। ये डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि लोड कैसे डिफाइन करें। देखिए ये डायग्राम देखते हैं, इसमें एक पुली है, ये पुली है। पुली आप जान रहे होंगे, आप किसी भी राइस मिल में जाएंगे आप इसको आसानी से देख लेंगे। पुली, पुली एक शाफ्ट में है, ये शाफ्ट है, ये क्या है, शाफ्ट। शाफ्ट में पुली, आपको ये क्या है, पुली। शाफ्ट में आपका पुली है और ये शाफ्ट जो है दो सपोर्ट में है, वन सपोर्ट ये, सेकंड सपोर्ट दिस वन। तो आप देख रहे हैं देयर इज अ पुली, यस वन पुली। ये पुली शाफ्ट में टिका हुआ है, शाफ्ट के थ्रू गया हुआ है। थर्ड पॉइंट, पूरा शाफ्ट जो है दो सपोर्ट में लगे हुए हैं। क्लियर? अब अगर आप इसके टेंशन्स को फोकस करें, आप इसके टेंशन को फोकस करें। अगर आप केवल पुली, जो कि आपका बी पोर्शन है, पुली की स्टडी करते हैं या पुली की डिजाइन करते हैं, तो पुली के लिए लोड क्या क्या होगा। ऑब्वियसली पुली से पहले आप देख रहे होंगे दो, एक बेल्ट के थ्रू 100 न्यूटन का एंड थर्ड 300 न्यूटन का फोर्स या टेंशन लग रहा है। ये दोनों के दोनों इस पुली के लिए लोड का काम करेंगे। ठीक, अब शाफ्ट में जाते हैं। अगर आप शाफ्ट की डिजाइन करते हैं या शाफ्ट की स्टडी करते हैं तो शाफ्ट का खुद का वेट होगा, ठीक।
शाफ्ट का खुद का वेट होगा, पुली का खुद का वेट होगा। पुली पे दो टेंशन लग रहे हैं 100 न्यूटन 300 न्यूटन। फर्स्ट दो टेंशंस 100 न्यूटन 300 न्यूटन, सेकेंड पुली का वेट एंड थर्ड शाफ्ट का खुद का वेट। शाफ्ट की खुद के वेट को नेगलेक्ट करना है। आपने एजम्पशंस में देखा है जिस भी मैकेनिकल बॉडी की स्टडी की जाएगी उस मैकेनिकल बॉडी के वेट को नेगलेक्ट किया जाएगा। नेगलेक्ट किया जाएगा मतलब उससे उसको जीरो मान के चलना है, उसको हम यूज नहीं करेंगे। अब शाफ्ट में कितना लोड लग रहा है इसको ध्यान देते हैं। शाफ्ट में पुली का वेट, मान लीजिए पुली का वेट W है, एक लोड वो लग रहा है, एंड शाफ्ट में दूसरा लोड क्या लग रहा है, ये टेंशन 100 न्यूटन एंड 300 न्यूटन। तो शाफ्ट में पहला पुली का जो वेट है वो लोड के फॉर्म में रहेगा। दूसरा जो दो टेंशन 100 न्यूटन एंड 300 न्यूटन ये भी उसमें लगेंगे। तो टोटल 3 फोर्स लोड का फॉर्म लेंगे, किसके लिए, शाफ्ट के लिए। अब जाते हैं हम दो सपोर्ट, एक सपोर्ट ए एंड लास्ट वाला ये सपोर्ट समथिंग जो भी है, इन दो सपोर्ट पे कितना लोड लग रहा है इसको ध्यान देते हैं। देखिए ये दो टेंशन तो लग ही रहे हैं 100 न्यूटन 300 न्यूटन। पुली का वेट मान लीजिए W है, पुली के वेट के साथ साथ एक शाफ्ट है, शाफ्ट का वेट क्या है, मान लीजिए W2। आप मानते हैं पुली का वेट W1 और शाफ्ट का वेट W2। आप स्टडी किसकी कर रहे हैं, डिजाइन किसकी करने की बात कर रहे हैं, सपोर्ट ये दोनों सपोर्ट की डिजाइन की बात कर रहे हैं। इन दोनों सपोर्ट पे कितना लोड लग रहा है अगर आप निकालना चाहें तो कौन कौन सा लोड इसमें हम लेंगे। पहला 100 न्यूटन एंड 300 न्यूटन का जो टेंशन है इसे लेंगे, नो डाउट। सेकेंड पुली जिसका भार कितना है, W1 माना है, वो लिया जाएगा। थर्ड शाफ्ट का भी वेट था जिसे हमने माना है W2, इसे भी हम सपोर्ट में लगने वाले लोड में इंक्लूड करेंगे। तो टोटल सपोर्ट में कितने लोड आएंगे, पहला शाफ्ट का वेट, दूसरा पुली का वेट एंड तीसरा जो दो टेंशन 100 न्यूटन और 300 न्यूटन लग रहे हैं इसे हम लेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किसकी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं मतलब किस मैकेनिकल एलिमेंट या मशीन एलिमेंट की आप डिजाइन कर रहे हैं। अगर आप केवल पुली की डिजाइन कर रहे हैं तो ये दोनों टेंशन लिया जाएगा। अगर आप शाफ्ट की डिजाइन कर रहे हैं तो ये दोनों टेंशन प्लस पुली का वेट लिया जाएगा। अगर आप सपोर्ट की डिजाइन कर रहे हैं तो उस पे लगने वाले लोड में किनको इंक्लूड किया जाएगा, ये दोनों टेंशन को इंक्लूड किया जाएगा और ये पुली के वेट को इंक्लूड किया जाएगा और शाफ्ट के वेट को इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये था लोड। हम आगे लोड को क्लासिफाई करेंगे। लोड को हम क्लासिफाई करेंगे, 3 बेसिस पे हम लोड को क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला बेसिस होगा वो होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ साथ हम लोड को क्लासिफाई करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे कितने प्रकार के लोड होते हैं। लोड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्लासिफिकेशन है। लोड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक एंड द सेकेंड वन इज डायनामिक। स्टैटिक को फर्दर क्लासिफाई किया गया है डेड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। डायनेमिक को फर्दर क्लासिफाई किया गया इम्पैक्ट लोड एंड फटिग लोड। हम इन सारे लोड को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टैटिक लोड में ऐसा लोड होता है जिसमें किसी प्रकार के मूवमेंट की बात नहीं होगी, जो पहले भी आपको स्टडी आप इस मैटर पे किया है कि स्टैटिक होती क्या है। मीन्स इसमें किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती है। डायनेमिक ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर मूवमेंट होगी। डायनेमिक में हमेशा मोशन आ जाता है, ठीक है। स्टैटिक में पहला है आपका डेड लोड। डेड लोड ऐसा लोड है जो किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट में जस्ट रखा हुआ है,
इसका बेस्ट एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डेड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ये दो लोड जो कि स्टैटिक लोड है, ये दोनों को समझते हैं छोटे से एग्जांपल से, तराजू से। बाजार में जाएंगे, आपके सामने तराजू रखे होते हैं, तराजू वाले के पास, जो भी दुकानदार है उसके पास आप देखे होंगे अलग अलग वेट के बाट होते हैं। उसके पास 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम से लेकर 1 केजी से लेकर 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी, 7 केजी, 10 केजी की उसके पास अलग अलग वेट होते हैं तराजू वाले के पास, मीन शॉपकीपर के पास। यस, मान लीजिए आपने 1 केजी का, सॉरी 10 केजी का आपने कुछ चीज खरीदा। मान लीजिए आपने 10 केजी का आपने राइस खरीदा, चावल आपने उस दुकानदार से खरीदा। तब आप क्या करेंगे, आपके पास तो बहुत सारे वेट हैं, 250 ग्राम के हैं, 500 ग्राम के हैं, 1 केजी के हैं, 2 केजी के हैं, 3, 5, 10 केजी के आपके पास वेट हैं। आपको चाहिए 10 केजी का राइस। आप एक तरफ राइस रखेंगे, दूसरे तरफ आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, डायरेक्ट आपके पास अगर 10 केजी का वेट है, आप क्या करेंगे, 10 केजी के वेट अपोजिट डायरेक्शन पे रख देंगे। एक पलड़ा पे रखेंगे चावल, दूसरे पलड़ा पे आपका 10 केजी का वेट। तो जब केवल और केवल 10 केजी का वेट आपने डाला, तो वो भी उस तराजू के लिए लोड का काम करेगा। वो लोड जस्ट रखा गया लोड है, उसे हम बोलेंगे डेड लोड। मान लीजिए 10 केजी का प्राइस खरीद रहे हैं, आपके पास 10 केजी का लोड का वेट नहीं है, बाट नहीं है, तब क्या करेंगे आप? अगर आपके पास 10 केजी का बाट नहीं है, तब क्या करेंगे आप? करेंगे बाकी छोटे छोटे आपके पास जो वेट है उससे 10 केजी बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? 10 केजी का राइस एक तरफ रख दिया जाएगा, दूसरे तरफ आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे सबसे बड़ा वाला जो भी आपके पास वेट या बाट है वो देखेंगे। 5 केजी का बाट होगा या 5 केजी का वेट होगा, वो आप रखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 केजी का वेट आपके पास नजर आया, 3 केजी का रख दिया। फिर आपको नजर आया 1 केजी का है, तो 1 केजी का आपने रख दिया। 5 + 3 + 1 9 केजी हो गया। फिर आपके पास 500 का एक है, तो आपने 500 ग्राम का एक रख दिया। फिर 250 ग्राम के आपके पास दो है, तो आपने रख लिया, तो टोटल आपका 10 केजी हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं डायरेक्ट एक 10 केजी का वेट न रखकर आपने क्या किया, ग्रेजुअली बढ़ा, घटते हुए क्रम में, सबसे ज्यादा 5, सबसे फिर 3, फिर 1, फिर 500 ग्राम, फिर 250, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे आपने क्या किया, इसके वेट को बढ़ाया। पहले 5 केजी था, फिर 3 केजी ऐड किया तो 8 केजी हो गया, फिर उसमें 1 केजी ऐड किया तो आपको 9 केजी हो गया, फिर 500 आपने उसमें ऐड किया तो 9 केजी 500 हो गया, फिर 250, आपकी 250 के 2 बाट आपने इसमें ऐड किए तो हो गया आपका कितना, 10 केजी। ये ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे आप बढ़ाते हो वेट को। तो जब ऐसा वेट कहीं पर आप या ऐसा लोड आपको कहीं पर नजर आता है जो ग्रेजुअली बढ़ता है, तब उसे हम बोलते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो ये है स्टैटिक के दो पार्ट, डेड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। डायनेमिक में हम इम्पैक्ट लोड पढ़ेंगे। इम्पैक्ट लोड क्या होता है, पर्टिकुलर हाइट से, मान लीजिए इस तराजू है, आप उसी तराजू का एग्जांपल लेते हैं। उसी तराजू पे आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ चावल 10 केजी का रखे हैं, दूसरे तरफ आपको बाट रखना है 10 केजी का। तो आप धीरे से न रख के कुछ हाइट से उस तराजू पे गिरा रहे हैं। जब थोड़े हाइट से आप किसी वेट को गिराएंगे तो उस तराजू के पलड़े पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट की वजह से उसका लोड 10 केजी ना होकर 10 केजी से ज्यादा भी हो सकता है, वो होता है इम्पैक्ट लोड। फटीक लोड क्या होता है, किसी भी मैकेनिकल मशीनरी आइटम में जो कंटिन्यूअस रनिंग में होती है, वहां पर उस मैकेनिकल मशीन एलिमेंट में जो एक्सटर्नल फोर्स लगते रहते हैं, कंटिन्यूअस फोर्स लगते रहते हैं, क्योंकि वो रनिंग पे है कंटिन्यू। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं फटीक लोड। इसकी स्टडी इस सब्जेक्ट में नहीं की जाती है। फटीक लोड की स्टडी जो होती है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में, जो कि आप आगे स्टडी करेंगे अलग सब्जेक्ट में, उसमें जनरली स्टडी की जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फटीक लोड का कोई रोल नहीं है। बेसिक रोल है आपका डेड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड एंड इम्पैक्ट लोड। इन तीनों को पिक्टो फॉर्म में और समझने की हम कोशिश करते हैं। आपके सामने दो पिक्चर्स दिख रहे होंगे। पहला पिक्चर आपके एक हाउस का दिख रहा होगा। हाउस में जरा ध्यान देखते हैं, रूफ, ये आपका रूफ है, ऊपर का छज्जा, ये भी रूफ दिख रहा है आपका काफी, जिसमें स्नो फॉल हो रही है, स्नो कलेक्ट हो गया है। आप देख रहे हैं कुछ मैन पावर्स हैं, ये कुछ ह्यूमन बींग्स हैं। वॉल है, देखिए वॉल आपका दिख रहा है, ये वॉल है।
वॉल का अपना खुद का वेट होता है। वॉल का वेट जो फिक्स है वो फिक्स है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आप अगर मान लो वॉल का वेट 100 न्यूटन है, तो क्या वॉल का वेट चेंज हो जाएगा? कभी चेंज नहीं हो सकता। 100 है तो 100 ही, किसी भी घर में वॉल जो बन गए हैं एक बार, उनका वेट 100 है तो 100 है, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हो सकता। जब चेंजेस नहीं हो सकता तो ऐसे वेट को हम क्या बोलेंगे? डेड वेट या डेड लोड। तो लिखा है वॉल के क्या बोला गया है? डेड लोड बोला गया है। ह्यूमन बींग्स, आपको ये ह्यूमन बींग्स नजर आ रहे हैं, ये ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? दो हैं, कभी चार हो जाएंगे, कभी पांच हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, एक रूम में मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरे चार फ्रेंड आ गए, फिर चार फ्रेंड और आ गए, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे वहां पर लोग बढ़ते जा रहे हैं। जब वहां पर पब्लिक बढ़ती जा रही है तो जिस फ्लोर में हम बैठे हुए हैं, मान लीजिए किसी फ्लोर पे बैठे हुए हैं, उस फ्लोर पे वेट क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। वेट जब बढ़ते जाएगा तो लोड भी उस फ्लोर में क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये मैन पावर जो से लाइव लोड बोला गया है। लाइव लोड में क्या होता है? वो चेंजेस होते रहती है। आज एक वहां पर मैन पावर है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो जाएंगे। 10 लोग हो जाएंगे तो सरफेस पे वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये है डेड वेट और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ये दो लोड को पिक्टोग्राम में समझने की कोशिश की। वॉल का लोड, डेड लोड। पब्लिक जो किसी रूम में रह रही है, कभी एक है, कभी चार है, कभी छह है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी या घटते जाएगी, होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अगर जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, डायनेमिक लोड पे ध्यान देते हैं। डायनेमिक लोड क्या था? डायनेमिक लोड में इंपैक्ट लोड पढ़ते हैं, फटिक लोड पढ़ने की जरूरत नहीं है, बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये इस सब्जेक्ट में नहीं स्टडी करनी है। इंपैक्ट लोड का बेस्ट एग्जांपल देखिए, आपके पास एक वॉल है जिसपे फिक्स रखा हुआ ये कॉलर है। एक देख रहे हैं कॉलर लगा हुआ है, वॉल से फिक्स है। एक वेट डब्लू है, इसे हम, टोटल हाइट हमारी एल है, एक वेट डब्लू है, इस वेट को कुछ हाइट एस से हम इस कॉलर पे गिरा रहे हैं। जब कोई वेट किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट में कुछ हाइट से गिराया जाता है तो उस मैकेनिकल इक्विपमेंट में उस हाइट से गिरे हुए लोड की वजह से इंपैक्ट पड़ता है। इस टाइप के इंपैक्ट की वजह से उस मैकेनिकल इक्विपमेंट में लोड पड़ता है। इस मैकेनिकल इक्विपमेंट में लगने वाले इस लोड को हम क्या बोलेंगे? इंपैक्ट लोड। क्या बोलेंगे? इंपैक्ट लोड। एक हाइट से मैकेनिकल इक्विपमेंट पे गिरा हुआ वेट, उसकी वजह से जो लोड डेवलप हुआ उसे हम बोलेंगे इंपैक्ट लोड। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। ये तो था हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या किया? डिफाइन किया, क्लासिफाई किया हमने ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टैटिक एंड डायनेमिक में। नेक्स्ट जाते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन। विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में हमको ध्यान देना है। पहले बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक शाफ्ट है। छोटा एग्जांपल लेते हैं, घर में आपके पास रखा होता है, चलिए छोड़िए, क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास चौक रहता है। चौक आपने देखा होगा, चौक का शेप कैसा है? सिलेंडर, बेलनाकार। बेलनाकार है कि नहीं है? ठीक है, आप उसको, उस चौक को बीच से तोड़िए। बीच से जब तोड़ेंगे तब, या फिर वर्टिकली उसको कट करेंगे। बीच से तोड़ना या वर्टिकली इसको कट करेंगे, तो वर्टिकली कट करने के बाद आप साइड से जब उसे देखेंगे तब उसका शेप किस तरीके से दिखेगा? चौक का सर्कुलर। आप देखिए साइड से, साइड से जब आप उसको देखेंगे चौक को, तो उसका शेप, उसका जो शेप है वो कैसा रहेगा? सर्कुलर। सर्कुलर वृत्ताकार में रहेगा। यही शेप जो है इसी को ही बोला जाता है क्रॉस सेक्शन। तो किसी भी सिलेंडर या बेलन का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? सर्कुलर होता है। या फिर आपको बोला जाए, एक रबड़ आपके पास है, रबड़ का क्रॉस सेक्शन कैसा है? तो रबड़ को जब साइड से देखेंगे तो आयताकार फॉर्म में दिखेगा, नहीं तो वो वर्गाकार फॉर्म में दिखेगा, रेक्टेंगुलर, या फिर आपका स्क्वायर फॉर्म में दिखेगा। तो वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर वो रबड़ के लिए क्या हो जाएगा? वो क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन को समझना बहुत जरूरी है आपको। आगे आप पिक्टोग्राम में जब आपको एक्सप्लेन करूंगा लोड को इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे, तो आपको क्रॉस सेक्शन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं इसके बेसिस पे, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन लोड कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया है, नॉर्मल लोड एंड शियर लोड। फर्स्ट इज नॉर्मल लोड एंड सेकेंड इज शियर लोड।
ये दो लोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे सब्जेक्ट में, आपको इन्हीं दो लोडों पे फोकस करना है। एक होता है नॉर्मल, एक होता है शियर। क्या होता है नॉर्मल, देखते हैं। नॉर्मल लोड क्या होता है, किसी भी बॉडी में या मशीन एलिमेंट में अगर कोई लोड उसके क्रॉस सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर या लंबवत लगती है, किसी भी बॉडी या मशीन एलिमेंट में उस मशीन एलिमेंट के क्रॉस सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर या लंबवत कोई लोड लगती है, उसे बोला जाता है नॉर्मल लोड। परपेंडिकुलर लोड, नॉर्मल लोड। नेक्स्ट, किसी भी मशीन या मैकेनिकल एलिमेंट या मशीन एलिमेंट या बॉडी, जो भी बोलो आप, कंपोनेंट 10 प्रकार का नेम है, किसी भी बॉडी में उसके प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल अगर कोई लोड लगती है, पैरेलल मीन्स समानांतर, तो उसे बोला जाता है क्या, शियर लोड। उसे क्या बोला जाता है, शियर लोड। नॉर्मल लोड को दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है, एक एक्सियल लोड, दूसरा एसेंट्रिक एक्सियल लोड। वैसे ही शियर लोड को दो पार्ट में फर्दर क्लासिफाई किया गया है, ट्रांसवर्स शियर लोड TSL शॉर्ट फॉर्म में, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। ये दोनों होते क्या हैं, मींस ये चारों होते क्या हैं, इसको पिक्टोग्राम में हम समझते हैं, उससे आसानी से क्लियर होगा। नेक्स्ट, यस, हम बेस्ट एग्जांपल देख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको क्लियर करेंगे। एक पिक्टोग्राम आपके सामने रखा हुआ है, पिक्टोग्राफी आपके सामने रखा हुआ है, इससे हम क्लियर करेंगे। देख रहे होंगे एक घनाभ है, क्यूबॉइड आपके पास नजर आ रहा होगा। इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, दिस इज 9, 10 11 एंड समथिंग डिफाइन दिस। तो ये एक घनाभ बना हुआ है। इस घनाभ को ध्यान देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूरा सब्जेक्ट को 2D में पढ़ना है, जहां जरूरत होगा हम 3D में देखेंगे। ये 3D फॉर्म में है। आपको ये जो घनाभ या क्यूबॉइड नजर आ रहा है, ये 3D फॉर्म में है। 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मतलब 3 एक्सिस, एक्स वाई जेड। 3 एक्सिस यहाँ नजर आ रहे होंगे आपको। एक एक्सिस देखो दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, ये दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस। अरे एक दिख रहा है आपको जेड एक्सिस, जो कि अंदर से जा रहा है पूरा, ये है आपका जेड एक्सिस। 3 एक्सिस पे आपको ध्यान देना है। जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पूरे घनाभ के सेंटर से होते हुए जा रहा है, आपने नजर आ रहा होगा जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। ये जेड एक्सिस पूरे घनाभ या क्यूबॉइड के सेंटर से होके जा रहा है। इसे पोलर एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोलर एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी बोला जाता है। बाकी दो एक्सिस नजर आ रहे होंगे, एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, और तीसरे एक्सिस जेड के भी परपेंडिकुलर हैं। इन दो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इन्हें न्यूट्रल एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूट्रल एक्सिस। तो आपको क्लियर होना चाहिए, एक एक्सिस हमेशा किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट या मशीन एलिमेंट के सेंट्रॉइड से होके जाएगी, इन सेंट्रॉइड या सेंटर पॉइंट से होके जाएगी, उसे हम पोलर एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहेंगे। बाकी दो एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इन दोनों को न्यूट्रल एक्सिस कहा जाएगा। ठीक, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा लोड लग रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया नॉर्मल शियर, नॉर्मल परपेंडिकुलर लोड, दूसरा शियर क्या था वो, पैरेलल लोड। हम देखते हैं परपेंडिकुलर लोड। आप देख रहे होंगे, अच्छा हाँ, आप बोल रहे थे ना क्रॉस सेक्शन, मीन्स आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा इनकेस क्रॉस सेक्शन, तो मैं समझाता हूँ क्रॉस सेक्शन होता क्या है। ये आपको दिख रहा है कीबॉइड, ये कीबॉइड के क्रॉस सेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, नंबर के हिसाब से क्लियर करते हैं। 6 7 10 5, ये बन क्या रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है। ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन है। वैसे ही 1 2 3
एंड समथिंग जिस पर जो भी होगा, ये वाला भी आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन है। ऐसे ही केवल वही क्रॉस सेक्शन नहीं है, आप पूरे घनाभ को जितना स्लाइस में वर्टिकल काटते जाएंगे, जितनी बार काटते जाएंगे उतनी बार आपको हमेशा क्या मिलेगा, क्रॉस सेक्शन। और आप देख रहे होंगे 7 10 5 6, ये जो 7 10 5 6 है, ये वाली, ये 7 10 5 6, ये एक क्रॉस सेक्शन जो बना रही है, यही क्रॉस सेक्शन अगर यहाँ से स्लाइस काट दिया जाए तो नेक्स्ट आपको शेप जो मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये 7 10 5 6 ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है। प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन को ध्यान दीजिए, कोई भी एक प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन को ध्यान दीजिए। अभी हम कौन सा देखेंगे, 1 2 3 एंड समथिंग यहाँ पॉइंट हो गई, ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एक लोड आपको दिख रहा है P, मैंने टिक किया अभी जस्ट, एक लोड आपको दिख रहा है P। यस, ये P एक क्रॉस सेक्शन लोड है जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और एक लोड हम बना लेते हैं, इस जेड वाले लाइन पे जाते हुए एक लोड मैं बना रहा हूं, वो भी है आपका P। ठीक, एक लोड जेड से जाते हुए दिखा रहा हूं, एक P, ये एक लोड दिखा रहा हूं मैं P। सबसे पहले इसी लोड को देखते हैं। आप देख रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या है यहाँ पर, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 2 3 समथिंग जो भी है। इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में अब सेंटर से होती जा रही, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से होती जा रही है, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलते हुए नजर नहीं आ रहा ये लोड P। यस, ये क्या है, इस क्रॉस सेक्शनल प्लेन के सेंटर जहां से पोलर एक्सिस जा रही है, वहां से P बाहर की तरफ निकलते नजर आ रही है। और ये प्लेन, इस प्लेन के क्रॉस सेक्शन प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। इस क्रॉस सेक्शन प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो इस लोड को क्या बोला जाएगा, नॉर्मल लोड बोला जाएगा। इस लोड को नॉर्मल लोड बोला जाएगा। और नॉर्मल लोड के दो पार्ट मैंने बताए थे, एक एक्सियल लोड, दूसरा एसेंट्रिक एक्सियल लोड। एक्सियल लोड कब होगा, जब कोई भी लोड किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या पोलर एक्सिस से होते हुए नजर आएगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या पोलर एक्सिस से होते हुए नजर आएगा, वो होगा एक्सियल लोड। वो क्या होगा, एक्सियल लोड। सबसे पहले आपको पता करना है ये तो नॉर्मल है कि शियर, आपको मालूम चल गया क्योंकि प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर था ये P, तो ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर होने की वजह से ये क्या हो गया, नॉर्मल लोड। उसके बाद आपको पता करना है कि ये एक्सियल है कि एसेंट्रिक एक्सियल लोड। उसके लिए आपको क्या पता करना है कि ये लोड कहाँ से जा रही है। ये लोड आपको दिख रही है लॉन्गिट्यूडनल या पोलर एक्सिस से होके जा रही है, तो डेफिनेटली ये क्या है, एक्सियल लोड। अगर कोई लोड, अगर कोई नॉर्मल लोड, जैसे यहाँ पर एक P दिख रहा है जो कि अंदर जा रहा है, एक P अंदर की तरफ आपको नजर आ रहा है, ये भी एक नॉर्मल लोड है क्योंकि ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रही है। लेकिन आप देख रहे हैं ये ये लोड जो है, इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जेड है उससे कुछ डिस्टेंस में है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से होके नहीं जा रहा है, कुछ डिस्टेंस में है। आप देख रहे होंगे कुछ डिस्टेंस में ये है। जब कुछ डिस्टेंस में इस टाइप के लोड आपको नजर आएंगे, इस टाइप के नॉर्मल लोड नजर आएंगे जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे है, उसके अंदर से ना जाकर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ना जाकर उससे कुछ डिस्टेंस E, एसेंट्रिक उसे बोला जाता है, जो डिस्टेंस कवर करता है उससे होके जाता है, तो उससे हम बोलेंगे एसेंट्रिक एक्सियल लोड। क्लियर, दो पॉइंट। पोलर एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से होकर अगर कोई भी नॉर्मल लोड जाता है, एक्सियल लोड। दूसरा, पोलर एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे अगर कोई नॉर्मल लोड जाता है तो उसे हम बोलेंगे एसेंट्रिक एक्सियल लोड। क्लियर, आगे देखते हैं। ये तो नॉर्मल लोड को जो डिफाइन किया गया था, दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक्सियल एंड एसेंट्रिक एक्सियल लोड को, इसको क्लियर हमने किया। शियर लोड की तरफ चलते हैं। शियर लोड के बारे में हम देखते हैं। शियर लोड जो कि हमने बताया था कि किसी भी मैकेनिकल एलिमेंट के प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल
पैरेलल ये लोड लगती है। देखो पैरेलल लगते हुए कहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ये देख रहे होंगे 6, पहले वाला ड्राइंग में देखिए आप, ये आपका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एक लग रहा है वाई, एक लग रहा है 6। वाई आप देख रहे हैं अंदर की तरफ लग रही है, वाई कुछ अंदर की तरफ नजर आ रही है आपको। वाई जब अंदर की तरफ आ रही है, ऊपर से पोलर एक्सिस से होती हुई नजर आ रही है, तो वाई कौन से टाइप का होगा लोड, ये ऑब्वियसली बात है ये नॉर्मल लोड होगा, ये नॉर्मल होगा। प्लस चूंकि ये आपके पोलर एक्सिस से होके जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सियल लोड होगा। ये क्या होगा, एक्सियल लोड होगा, ठीक है। लेकिन 6 न्यूटन, 6 किलो न्यूटन जो कि आप देख रहे हैं प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जा रही है, परपेंडिकुलर नहीं है। आप ध्यान दे रहे होंगे पैरेलल जा रही है। जब वो पैरेलल जा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, शियर लोड। उसे हम क्या बोलेंगे, शियर लोड। जब वो पैरेलल जा रही है तो उसे हम बोलेंगे शियर लोड। एक और लोड आपको नजर आ रहा होगा। अब ये शियर लोड भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक जो है, एक शियर लोड है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स शियर लोड, जिसे TSL शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। और दूसरा एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, जिसे ETSL के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब ये जो 6 किलो न्यूटन जो लोड है, ये कौन सा लोड है, ट्रांसवर्स शियर लोड TSL या एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, दोनों में से कौन सा लोड है ये क्लियर करते हैं। कैसे मालूम चलेगा, अगर वो ट्रांसवर्स शियर लोड है तो जिस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल वो लोड जा रही है, तब वो लोड जाते जाते ऐसा प्रतीत होगा कि उस लोड की डायरेक्शन पोलर एक्सिस की तरफ जा रही है। अब ध्यान दे रहे होंगे ये 6 किलो न्यूटन अंदर की तरफ जा रही है पैरेलल, तो ऐसा फील हो रहा है कि उसकी डायरेक्शन पोलर एक्सिस की तरफ है। जब उसकी डायरेक्शन पोलर एक्सिस की तरफ होगी या पोलर एक्सिस से होते हुए जाएगी, क्रॉस करेगी, उसको पोलर एक्सिस को क्रॉस करेगी, तो वो हो जाएगा TSL ट्रांसवर्स शियर लोड। अगर वह लोड पोलर एक्सिस या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को क्रॉस नहीं करती है, इस केस में वो TSL नहीं होगा, वो एसेंट्रिक TSL होगा या एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड होगा। फॉर एग्जांपल ये 15 किलो न्यूटन आप देख रहे हैं, 15 किलो न्यूटन का एक लोड वर्टिकली लग रहा है, ऊपर से लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, लोड कुछ इस तरीके से लग रहा है। अगर इसी लोड को मैं यहां पर मान के चलूं, ये 15 आसपास यहां पर मान के चलूं, तो आपको नजर आ रहा होगा ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है 15, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है 15 किलो न्यूटन। लेकिन आप देख रहे हैं ये काफी डिस्टेंस में है, कुछ डिस्टेंस में है। किसके डिस्टेंस में है, जो पोलर एक्सिस इसके सेंटर से होके जाएगी, उस पोलर एक्सिस से काफी डिस्टेंस में है। इस डिस्टेंस की वजह से इसेंट्रिसिटी आ गई, और इसेंट्रिसिटी की वजह से पहले और तो ये शियर लोड है, आपको क्लियर हो गया क्योंकि ये पैरेलल है प्लेन ऑफ सेक्शन क्रॉस सेक्शन की। दूसरी बात एसेंट्रिसिटी, कुछ डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस होने की वजह से, पोलर एक्सिस से कुछ डिस्टेंस में होने की वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, एसेंट्रिक TSL या एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड बोला जाएगा। तो मैकेनिकल एलिमेंट में आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा लोड नॉर्मल लोड है और कौन सा लोड आपका शियर लोड है। ये दो आपको क्लियर होने चाहिए। इन दोनों के क्लियर होने के बाद ही आप बता सकते हैं कि कैसे उस पर कौन से टाइप का स्ट्रेस उस पर डेवलप होगा। जब स्ट्रेस डेवलप होगा तो कौन सा स्ट्रेन डेवलप होगा। स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सारे टर्म्स आगे हम स्टडी करेंगे। अभी के क्लास में हम केवल लोड पे फोकस करते हैं। लोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी हम प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे लोड को डिवाइड किए हैं। ये दोनों लोड, नॉर्मल एंड शियर लोड, आपको पहचानने आना चाहिए कि कैसे उसको पहचानना है कि ये नॉर्मल लोड है या शियर लोड। नॉर्मल लोड मैंने बार बार बताया कि किसी भी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर नजर आए नॉर्मल, पैरेलल नजर आए शियर लोड। नॉर्मल को डिवाइड किया गया एक्सियल एंड एसेंट्रिक एक्सियल लोड में। अगर वो पोलर एक्सिस से होते हुए नजर आए नॉर्मल लोड तो एक्सियल,
अगर पोलर एक्सिस से कुछ दूरी पे या कुछ डिस्टेंस पे वो लोड दिख रही है तो वो क्या होगा, एसेंट्रिक एक्सियल लोड। एंड थर्ड नेक्स्ट जो है शियर लोड, जिसको हमने दो बार डिवाइड किया है, टीएसएल एंड एसेंट्रिक टीएसएल। टीएसएल तब होगी जब वो शियर लोड आपको नजर आ रहा है कि वो पोलर एक्सिस से होती हुई जा रही है, उसको क्रॉस कर रही है, तो टीएसएल ट्रांसवर्स शियर लोड। नहीं तो अगर कुछ डिस्टेंस पे एसेंट्रिक पे वो कुछ एसेंट्रिसिटी के साथ कुछ डिस्टेंस पे पोलर एक्सिस से अगर वो लोड जा रही है, वो शियर लोड जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एसेंट्रिक टीएसएल या एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। ये था लोड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। आगे हम देखते हैं थर्ड बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं, जो कि इस पूरे सब्जेक्ट में आगे पूरा कवर करना इस बेसिस पे भी, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। लोड को आगे हमने डिफाइन किया है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। क्या क्या है, कंसंट्रेटेड लोड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड को अगेन कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड एंड कंसंट्रेटेड मोमेंट में डिवाइड किया गया है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को आगे यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूटीएल फुल मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूवीएल यूनिफॉर्म वेरिंग लोड एंड यूडीएम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। ये हम नहीं पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के सिलेबस डिप्लोमा बेसिस पे सिलेबस में नहीं है, इंजीनियरिंग बेसिस पे ये सिलेबस में होता है। मैं इसकी क्लासेस लूंगा, वो आप पे डिपेंड करता है आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो कंसंट्रेशन लोड, कंसंट्रेटेड लोड को डिवाइड किया गया कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड में और कंसंट्रेटेड मोमेंट में। ये सारा डिवीजन हुआ है, ठीक है, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, इसे हम पिक्टोग्राम में समझेंगे, ज्यादा बेटर है। सबसे पहले हम देखते हैं पिक्टोग्राफ में, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड पिक्टोग्राम से पहले हम एक बार छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक ब्रिज का। कहीं भी आप देखते हैं रोड में सफर करते हैं, आपको अचानक से रेलवे ब्रिज भी मिल सकती है या फिर आपको रिवर ब्रिज आपको नजर आती है। ब्रिज काफी बड़ी होती है, आपने ध्यान दिया होगा। मान लीजिए पूरी ब्रिज अभी खाली है, ब्रिज में कोई भी गाड़ी जा नहीं रही है, ना क्रॉस कर रही, कोई भी यहाँ नहीं है। सडनली एक बड़ी सी ट्रक आई, ट्रक आते 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 उस ब्रिज के सेंटर पे खड़े हो गई। तो ब्रिज पर ट्रक का वेट एक लोड की तरह काम करेगा। ट्रक का खुद का वेट होगा, ब्रिज के बीच पे रखा हुआ है, तो ट्रक का वेट, उसका भार उस ब्रिज के लिए एक लोड का काम करेगा। बता सकते हैं किस टाइप का लोड का काम करेगा, शियर लोड। भैया वो उसकी डायरेक्शन डायरेक्टली नीचे रहेगी, वो शियर लोड की तरह काम करेगा। दूसरी बात, चूंकि पूरे ब्रिज पे एक ही लोड पड़ रही है, वो भी जस्ट सेंटर पे पड़ रही है, एक पॉइंट की तरह वो लोड काम कर रही है। जब पॉइंट की तरह वो काम कर रही है लोड, उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। क्या बोलते हैं उसे, हम कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड बोलते हैं। ब्रिज पे सेंटर पे ट्रक खड़ी है, उसका खुद का वेट है, पॉइंट लोड पड़ी मतलब कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है। मान लीजिए कंसंट्रेटेड मोमेंट के बारे में आगे स्टडी करेंगे, जब आपको मोमेंट के बारे में बताऊंगा, अभी आपको क्लियर नहीं होगा इससे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में पढ़ते हैं। इसी ब्रिज में सडनली उसी ट्रक के शेप का, उसी ट्रक के वेट का, जो भी ट्रक मैंने बताया अभी सेंटर में, सेम वही ट्रक, बहुत सारे, कम से कम 10 से 15 ट्रक सेम उसी वेट के धीरे धीरे एक तरफ से जाना स्टार्ट किए और पूरे ब्रिज पे टोटल 10 ट्रक पूरा ब्रिज को कवर कर लिए। एक ही साइज के, एक ही वेट या भार के पूरा ब्रिज को ट्रक ने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब आपको नजर आ रहा होगा, जैसे जैसे आप उस ब्रिज पे एक सिरे से दूसरे सिरे में जाएंगे, आपको पहला ट्रक नजर आएगा, फिर सेम वेट का दूसरा ट्रक नजर आएगा, फिर सेम वेट का तीसरा ट्रक नजर आएगा। ऐसा करते 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 टोटल 10 ट्रक उस ब्रिज पे नजर आएंगे। सब ट्रक का वेट क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब सेम। अगर एक ट्रक का वेट मान लो 100 टन है, तो दूसरे ट्रक का भी क्या है, 100 टन है। और ये कंटिन्यूअस पूरा बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यूअस सेम है, समान मतलब यूनिफॉर्म है, और ऊपर से बढ़ते जा रहा है।
कंटिन्यूअस ये बढ़ते जा रहे हैं 10 10 10। अगर एक तरफ से आप पूरे ब्रिज पर वेट गिनना स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में पहला वेट जो होगा वो पहले ट्रक का वेट जो होगा वो 100 टन का होगा। नेक्स्ट वाले जाएंगे तो 100 प्लस 100 200 का होगा। तो कुछ इस तरीके से बढ़ते हुए नजर आए, इक्वल डिवाइड किया हुआ नजर आएगा। हर पॉइंट पे देखो 10 किलो न्यूटन पर मीटर का दिया हुआ है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का दिया हुआ है। तो पूरे ब्रिज में 100 टन का ट्रक कंटिन्यूअस फैला हुआ है, समान वेट है, मतलब यूनिफॉर्म है। ऊपर से ये क्या है, अलग अलग पॉइंट पे नहीं है, पूरा का पूरा ब्रिज कवर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस टाइप के लोड को, इनकी वजह से उस ब्रिज पर लोड पड़ेगा, तो इस टाइप के लोड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जब किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट पे या मशीन एलिमेंट में कोई भी लोड कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है तो उसे यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। और यहीं पर आपका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए उस ब्रिज में सबसे पहले एक साइकिल वाला आया, आते आते कंटिन्यू क्रॉस किया, एक सिरे पे वो खड़ा हो गया। साइकिल वाले के बाद एक बाइक वाला आ गया, वो साइकिल वाले के पीछे खड़ा हो गया। बाइक के पीछे छोटी वाली कार आ गई, कार के पीछे बड़ी वाली कार आ गई, बड़ी वाली कार के पीछे छोटी वाली ट्रक आ गई, फिर उसके पीछे बड़ी वाली ट्रक आ गई, फिर उसके पीछे बड़ी वाली ट्रक आ गई। ऐसा कंटिन्यू बढ़ते हुए क्रम में अगर आपको उस ब्रिज में नजर आए कोई भी मशीनी आइटम जिसका खुद का अपना वेट है, तो आपको नजर आ रहा है साइकिल का वेट थोड़ा कम है, उससे ज्यादा बाइक का वेट होगा, उससे ज्यादा कार का वेट होगा, मतलब वेट आपका यूनिफॉर्मली बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहा है। जब वेट आपका बढ़ रहा है मतलब वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है तो उसे बोलते हैं हम क्या, इस तरीके से वेरी कर रहा है। देखिए यहाँ पर जीरो है, बढ़ते हुए मैक्सिमम कितना पहुंच गया, 15 किलो न्यूटन। तो इसे बोला जाता है आपको क्या, यूवीएल, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। तो इस पूरे क्लास में, सॉरी आज के सेशन में या आज के लेसन में आपने ध्यान दिया होगा, हमने फोकस किया है ओनली एंड ओनली लोड पर। लोड क्या होती है, लोड की कितनी क्लासिफिकेशन है अलग अलग बेसिस पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो लास्ट की बेसिस है, इस पे हम फोकस करेंगे। हालांकि तीनों बेसिस पे पूरे क्लासेस होंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। ये सारे लोड का ज्ञान, इनका नॉलेज आपको होना चाहिए, तब आगे के सेशन, आगे के लेसन में आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें किसी भी प्रकार की डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन करना है, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर क्वेश्चन कीजिए। आज का क्लास कैसा लगा इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अभी तक आपने एक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नॉलेज भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ शेयरिंग इज केयरिंग। Myself Bhupendra Rathore, signing off. Bye bye.